पिथौरागढ़ जिले के गढ़ाई गंगोली क्षेत्र में जन्मे श्री नवीन जोशी बचपन में ही पढ़ाई के लिए लखनऊ चले गए थे, जहां उनके पिताजी सरकारी नौकरी करते थे। युवावस्था से ही वह पत्रकारिता के साथ साथ रेडियो और रंगमंच में भी सक्रिय रहे और पहाड़ हमेशा उनकी सक्रियता का केंद्र बना रहा। बाघेन उनकी बहुत चर्चित कहानी है। उत्तराखंड के वन आंदोलनों पर केंद्रित उनका उपन्यास दावानल पाठकों द्वारा बहुत पसंद किया गया। उन्होंने अपना अगला उपन्यास टिकटशुदा रक्का भी पहाड़ की सामाजिक विषमताओं पर लिखा और देवभूमि डेवलपर्स प्राकृतिक संसाधनों की लूट पर। इसके अलावा लखनऊ के पहाड़ी समाज पर उनकी गहरी पकड़ है और इस विषय पर उनके संस्मरण किताब रूप में छपे भी हैं। आइडल टॉक विद दीप्ति के आज के इस एपिसोड में हम बातचीत करने जा रहे हैं मशहूर साहित्यकार, उपन्यासकार और पत्रकारिता की गहरी समझ रखने वाले श्री नवीन जोशी जी से। सर, जैसे कि आपके जीवन का अधिकांश हिस्सा पहाड़ों से दूर मैदानी क्षेत्रों में बीता है जी। इसके बावजूद भी पहाड़ के मुद्दों को लेकर बहुत ही बेहतरीन समझ आपकी है, तो मैं जानना चाहूंगी कि ऐसा कैसे? अगर पहाड़ों को लेकर मेरी समझ अद्यतन रही है तो उसका एक बड़ा कारण ये है कि मैं निरंतर यात्राएं करता रहा। यहाँ के सभी जितने सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जगत के लोग थे उनसे मैं निरंतर संपर्क में रहा, आता जाता रहा, बातचीतें करता रहा। और आजकल तो किसी भी ये जो जब से सोशल मीडिया और इस तरह की संचार क्रांति हुई है तब से किसी भी मूवमेंट में जुड़ना या उसको करना कठिन काम नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि बचपन से ही जिन स्थितियों में मुझे गांव से शहर भेजा गया बहुत छोटी उम्र में, उसका मेरे मन मस्तिष्क में बहुत गंभीर असर पड़ा। मुझे लगा कि मुझे किसी माँ की गोद से छीन कर किसी कैद खाने में डाल दिया गया है और मैं उस पहाड़ में उस माँ के साथ होने के लिए तरसता रहता था। उसने मुझे पहाड़ के साथ उस संबंध ने हमेशा बनाए रखा। फिर जब से मैंने उत्तराखंड की स्थितियों को देखा, यहाँ की महिलाओं की स्थितियों को देखा, पुरुषों की स्थितियों को देखा, यहाँ के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हालातों को देखा, तो मेरा निरंतर जुड़ाव बढ़ता गया। बल्कि कई मेरे साथी, लेखक साथी मुझसे कहते हैं कि तुम रहते लखनऊ में हो लेकिन तुम्हारी रचनाओं में और कहानियों में लखनऊ दिखता ही नहीं है, पहाड़ ही दिखता। मेरे तीनों उपन्यास पहाड़ पर केंद्रित हैं, कई कहानियाँ पहाड़ पर केंद्रित हैं। तो मुझे बहुत लगाव पहाड़ से है और बहुत पहाड़ की पीड़ा को बहुत भीतर तक महसूस जी। जैसे कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने बहुत लंबा सफर तय किया है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि समाज में मूल्य बदल रहे हैं। अब टीआरपी के नाम पर सिर्फ एक सनसनी फैलाई जा रही है, लोगों को उत्तेजित किया जा रहा है। पहले न्यूज़ मीडिया का मतलब होता था समथिंग समवेयर इज हिडन, गो एंड गेट इट। लेकिन आज के समय पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पत्रकारिता का जो मूल उद्देश्य है ना, वो खो गया है, वो भटक गया। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य ये था कि समाज की स्थितियों को सरकार के सामने पेश कर। बल्कि ये कहा जाता था कि मीडिया जो है वो सरकार के आँख, नाक, कान है। अखबारों के और अब तो चैनलों से, जिसे हम मीडिया कहते हैं, के माध्यम से किसी भी सरकार को या किसी भी नेतृत्व को ये पता चलता है कि जमीन पर क्या हो रहा है, लोग किन कष्टों में हैं, किन अभावों में जी रहे हैं, क्या नीतियों का अच्छा असर पड़ रहा है, क्या नीतियों का गलत असर पड़ रहा है। ये मीडिया सरकार के सत्ता के सामने रखता है। लेकिन हो ये रहा है कि ये मकसद बदल गया है। मीडिया के जो सामाजिक सरोकार थे, वो जो सरकार के नाक, आँख, कान होना था वो नहीं है, और जो विपक्ष की आवाज़ होना था, जनता की आवाज़ होना था मीडिया को, वो भी आज का मीडिया नहीं है। आज का मीडिया दरअसल एक, जिस तरह से कोई भी उद्योग, जूते चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री जिस तरह मुनाफे के लिए काम करती है, इसी तरह पूरा मीडिया मुनाफे के लिए काम कर रहा है। और टीआरपी का खेल, सर्कुलेशन का खेल भी उसी मुनाफे की गणित का हिस्सा है। लोग अधिक से अधिक धन कमाना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, जबकि मीडिया का मकसद ये कभी नहीं था। मीडिया की सर्वाइवल के लिए विज्ञापन जरूरी है। कोई भी अखबार बिना विज्ञापन के नहीं सर्वाइव कर सकता। इसी तरह के कोई भी चैनल विज्ञापन के बिना नहीं चल सकता। लेकिन दुर्भाग्य से आज क्या हो रहा है कि विज्ञापन के लिए सब बिछे पड़े हैं, सत्ता के चरणों में बिछ गए हैं और वो सत्ता के भोंपू बन गए हैं। विपक्ष की आवाज़ और जनता की आवाज़ बनने की बजाय वो सत्ता के भोंपू बन गए हैं। सरकार के पास तो अपना प्रचार करने के लिए विपुल संसाधन है, उसे कोई कमी नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि
मीडिया वो रह नहीं रहा जिसकी कल्पना मीडिया के रूप में की गई थी कि वो जनता की आवाज़ बनेगा और एक सशक्त माध्यम बनेगा, ताकि सत्ता में बैठे लोग अपने निर्णयों में हमेशा ये ध्यान रखें कि उनके फैसले जनता के हक में होने चाहिए। ये भूल गए लोग। जैसे जैसे कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, आज के समय पर मीडिया का बिक जाना किस तरीके से समाज के लिए घातक है? बिल्कुल, समाज के लिए घातक ये आप देखिए कि एक अफ़वाह चलती है। टीवी चैनलों पर भी अफ़वाहों के आधार पर खबरें चल रही हैं। बहुत पुरानी घटना नहीं है, एक दौर था जब गणेश की मूर्तियाँ दूध पी रही थी, तो लोग मीडिया ऐसे दिखा रहा था जैसे कि वास्तव में, जबकि उसका सच उद्घाटित करना है। मीडिया का काम किसी सच को उद्घाटित करना है। तो अब समाज में आप देखिए कि इस पर राजनीतिक विद्वेष, सांप्रदायिक विद्वेष, जिस तरीके से मीडिया के लोग, खासकर चैनलों के एंकर जो हैं, वो राजनीतिक दलों के प्रवक्ता की तरह बिहेव कर रहे हैं। इसका असर समाज पर ये पड़ता है कि समाज को जो स्थितियां जानना चाहिए था, उसकी बजाय वो जो मीडिया परोस रहा है, जो हमारे दिमागों में बम्बार्डमेंट हो रहा है सूचनाओं का, तो हमें सही और गलत का, विवेक का निर्णय करने का समय ही नहीं बच रहा है। हम ये मान ले रहे हैं कि जो दिखाया जा रहा है वो सही है। और दुर्भाग्य ये है कि जनता मीडिया पर बहुत भरोसा करती आई है बहुत पहले से। तो आज भी इन जो मूल्यहीन मीडिया है, इस पर भरोसा करना जनता के लिए बहुत खतरनाक है। चीज़ें खुल भी रही हैं। आप देखिए, अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं हम तो जिस टीवी चैनल देखते ही नहीं, क्योंकि उन्हें अति हो गई है ना चीज़ों की। जब आप किसी चीज़ की अति करते हैं तो वो उसके खिलाफ माहौल भी बनेगा। लेकिन फिलहाल तो मीडिया समाज में जहर घोलने का काम ज़्यादा कर रहा है, अपने मूल उद्देश्यों से वो भटक गया। पोलराइजेशन का काम भी हो रहा है, एक तरह की विचारधारा जो है वो लोगों पर थोपी जा रही है। बिल्कुल थोपी जा रही है। आप देखिए ना, सरकार का काम क्या है? सरकार का काम, हमारे यहाँ सरकार का कंसेप्ट है कि कल्याणकारी राज्य। हमारे जो लोकतांत्रिक सरकार की अवधारणा है वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, यानी जनता के कल्याण के लिए सरकार है। लेकिन आज की तारीख में क्या है? मंदिर बनाने का काम किसी सरकार का क्यों होना चाहिए? जनता बनाए, खूब बड़ा मंदिर बनाए, धर्माचार्य बनाए, लेकिन सरकार और हमारे प्रधानमंत्री अगर मंदिर में शिलान्यास करने बैठते हैं तो प्रधानमंत्री का काम ये नहीं है। प्रधानमंत्री पुलों का काम उद्घाटन करें तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मंदिरों का शिलान्यास क्यों करना चाहिए? असल में जो एक खास तरह की लहर समाज में पैदा करने की कोशिश की जा रही है, संविधान के मूल्यों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। संविधान हमारा हर व्यक्ति को अपनी धर्म, अपनी पूजा, अपने पूजा स्थल, अपनी मान्यता, अपने विचार अपनाने की आज़ादी देता है। इस आज़ादी का अब आप देखिए, इस सरकार ने एक नई बहस छेड़ दी है। वो संविधान, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक राय बनाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि संविधान का के जो मार्गदर्शक सिद्धांत हैं वही गलत है, उन्हें बदला जाना चाहिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट के अभी चीफ जस्टिस ने कल बयान दिया था कि वो तो ध्रुव तारे की तरह अटल है मार्गदर्शक हमारे सिद्धांत। तो लेकिन दिक्कत क्या है कि मीडिया इन चीज़ों को सबके सामने खोलने की बजाय वही पेश कर रहा है जो सरकार चाहती है। ये खतरनाक प्रवृत्ति। सर, अभी वर्तमान का मीडिया अगर हम देखें तो विकास के बारे में बात नहीं कर रहा है, बेरोजगारी के ऊपर, ये तमाम मुद्दों के ऊपर बात नहीं कर रहे, बल्कि हिंदू मुसलमान के धर्म की चीज़ों पर ही उलझ कर रह गया है। ये बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। जो जनता की मूल मुद्दे हैं, जैसे इस समय बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई है, तो और हमारी अर्थव्यवस्था की दिक्कतें हैं। उत्तराखंड को अगर ले लें तो यहाँ पर्यावरण को लेकर के, पर्यावरण की उपेक्षा करके जिस तरह की योजनाएं बनाई हैं, उनका सच खोलना चाहिए। आप अलकनंदा के किनारे 350 बिजली घर बना देंगे, नदियों को टनल में डाल देंगे खोद करके, पहाड़ों के अंदर से रेलवे लाइन निकालना चाहेंगे, जो 8 मीटर चौड़ी जिस सड़क से काम चल सकता है उसे आप 16 मीटर 12 मीटर बनाने के लिए 4 धाम या ऑल वेदर रोड बनाएंगे। तो ये पहाड़ों के अनुकूल, ये इन कमजोर पहाड़ों के अनुकूल योजनाएं नहीं है। उनका दुष्परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। जोशीमठ में जो हो रहा है उसका सिलसिला जोशीमठ तक रुकने वाला नहीं है। वो तो एक बड़ी आफतों का बुलावा है। अभी तो ये शुरुआत हुई है। अगर हमने अभी भी नहीं चेते तो और बड़ी भयावह मुसीबतें सामने आएंगी। सर, समाज में जो लोगों में सकारात्मक खबरों का, सकारात्मक न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जैसा कि देखा जा रहा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य की अगर मैं बात करूं, कहीं पे कोई मर्डर होता है या इस तरह की कोई आपराधिक मामले होते हैं तो उसको बड़ा हाईलाइट किया जाता है। मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि समाज में जो अच्छा काम कर रहे हैं, अगर उन खबरों को ज़्यादा मीडिया पर दिखाया जाए तो उसका
इफेक्ट अच्छा पड़ेगा? हाँ, जैसा मैंने कहा ना, मीडिया पूरा पूरा टीआरपी और सर्कुलेशन के पीछे भाग रहा है। इसके लिए उसको सनसनी पैदा कर रहा है। सनसनी, अगर देखिए, अपराध की खबरों को इतना हाईलाइट इसलिए किया जाता है कि वो सनसनी पैदा करता है। और आप किसी पत्रकार या संपादक से बात करिए तो वो कहेगा कि अपराध की खबरें खूब पढ़ी जाती हैं इसलिए हम छापते हैं। ऐसा नहीं है। असल में है ये कि आप जो चीज अच्छी और सकारात्मक पेश करेंगे वो जनता पढ़ेगी। आप जनता को पढ़ाइए तो। अब मैं उदाहरण दूं आपको, आरंभ के साथी पिथौरागढ़ में जो जनता के पास जा रहे हैं किताबें लेकर के, अच्छा साहित्य लेकर के, तो लोग देखे पढ़ने लगे हैं और बात करने लगे हैं। तो असल में ये मिथ्या बात है कि जनता ऐसा ही चाहती है, ऐसा नहीं है। जनता का टेस्ट, उसकी अभिरुचियां बनाने का काम भी तो मीडिया का है। अब मीडिया उसके सामने पेश करे ये नहीं। क्राइम तो ठीक है, समाज में होता है, उसकी खबरें भी आनी चाहिए, लेकिन उन खबरों को लिखने का भी, दिखाने का भी एक सकारात्मक तरीका हो सकता है कि किसी क्राइम को सनसनीखेज बनाना है या क्राइम को जनता को सचेत बनाने के लिए करना है कि ऐसे भी क्राइम होते हैं, आप इससे बच सकते हैं। इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। हर खबर को के दो पक्ष हो सकते हैं। एक तो आप उसकी सनसनीखेज बना दें और दूसरा ये कि उसे आप सकारात्मक ढंग से पेश करें। सर, मीडिया और समाज एक दूसरे के पूरक है, तो थोड़ा सा ये बताइए कि क्या मीडिया जो है वो समाज को रिफ्लेक्ट करता है या समाज जो है वो मीडिया को रिफ्लेक्ट करता है? हाँ, ये बात है ना। अगर आप ये कहें कि आज बहुत पत्रकारिता में बेईमानी आ गई है और वकील बहुत बेईमान हो गए, पुलिस में भ्रष्टाचार हो गया, नेता बहुत खराब हो गए, तो कोई जवाब ये देते हैं, भाई जैसा समाज होगा वैसे नेता होंगे, जैसा समाज होगा वैसे पत्रकार होंगे। ऐसा नहीं है। ऐसा है कि समाज को एक दिशा देने का, अगर नेतृत्व ही भ्रष्ट हो जाएगा तो समाज कहाँ जाएगा। अगर एक पिता बच्चे की उंगली थाम कर जा रहा है और बच्चा उसे दूसरी तरफ ले जा रहा है तो पिता क्या कहता है? उसे बहलाता है और अच्छी दिशा में ले जाता है ना, उसे खाई की तरफ तो नहीं जाने देता है। तो उसी पिता की तरह भूमिका नेतृत्व की है, पत्रकारिता की है। जो भी समाज के विभिन्न क्षेत्रों का जो शीर्ष नेतृत्व है और जो प्रभावकारी लोग हैं, उनकी भूमिका उस पिता की तरह है जो बच्चे का हाथ थामकर उसे खाई से दूसरी तरफ ले जाना चाहता है, उसे फुलवारी की तरफ ले जाना चाहता है, वो खाई की ओर नहीं जाने देता। कोई भी अपने पिता को सिसोड़ के भूड़ में नहीं डाल देगा ना, जाने देगा और रोक देगा हाथ, इधर नहीं, इधर चलो, ये फूल लो, और बच्चा बहल जाएगा। तो बच्चा उस समाज की तरह है जिसे जो आप दिशा दोगे वो उधर जाएगा। तो ये काम मीडिया को करना चाहिए था, दुर्भाग्य से ऐसा है नहीं। जी, अब थोड़ा सा आपके लेखन की तरफ हम बात करते हैं। पत्रकारिता से आपको लेखन में क्या सहायता मिली? पत्रकारिता से लेखन में इस तरह की सहायता की मुझे विभिन्न क्षेत्रों के अनुभव हुए। क्योंकि कोई भी लेखक ना अपने अनुभवों से लिखता है, जीवनानुभव ही साहित्य में बदलते हैं। तो पत्रकारिता में जैसे मैंने राजनीति को बहुत करीब से देखा, मैंने प्रशासन को बहुत करीब से देखा, मैंने समाज के विभिन्न वर्गों को बहुत करीब से देखा, महिलाओं की स्थितियों को करीब से देखा। पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य कहा जाता है। चीजें वही हैं, तकलीफें वही हैं जो पत्रकारिता, लेकिन उसी को, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, जैसे एक आदमी ठंड से मर गया और उसके पास पर्याप्त कपड़े नहीं थे, या कोई आदमी भूख से मर गया, उसका खाना नहीं, तो अखबार में एक खबर छप जाती है, ठंड से 2 लोग मर गए या खाना नहीं मिलने से मर गए। वो खबर वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन साहित्य उसके आगे शुरू होता है। साहित्य ये देखने की कोशिश करता है कि आखिर वो ठंड से क्यों मरा, और इस समाज ने उसे ठंड से क्यों मरने दिया, इस कल्याणकारी राज्य ने उसे ठंड से क्यों मरने दिया, उसके पास ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं थी कि वो ठंड से न मरे। तो साहित्य पत्रकारिता से आगे की चीज है। साहित्य, मैं इसीलिए कहता हूँ, मेरे लिए जहाँ एक खबर खत्म होती है वहीं से एक कहानी शुरू होती है। आपका एक वक्तव्य है, मैं यहाँ पर इसे कोट करना चाहूँगी। जीवन में कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई, ऐसे रिश्ते बने जिससे जीवन की दिशा बदल गई। लोग मिलते गए और देखने समझने की राह दिखाते गए। वे नहीं मिलते तो जीवन कैसा होता। क्या इन्हीं लोगों के वास्तविक किरदार आपके उपन्यास में भी हमें देखने को मिले? असल में ऐसा होता है कि देखिए, ये जो वक्तव्य ये इस संदर्भ में है कि ये मेरे संस्मरणों की किताब है, उसमें मैं उसकी भूमिका में मैंने ये लिखा है। क्या होता है कि जब हम आए गांव से, हमारे घर परिवार में कोई बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, खाली ये एक इच्छा थी माता पिता की, बच्चों को पढ़ना चाहिए, तो लखनऊ ले आए गए। अब लखनऊ में हम दिशाहीन हैं, हमें कोई दिखाने वाला, राह दिखाने वाला नहीं, हम क्या पढ़ें क्या करें ये बताने वाला नहीं है। स्वाभाविक रूप से हम जिस तरह पढ़ रहे थे। अब होता क्या है, जब आप रास्ते में जाते हैं आपको बहुत से लोग मिलते हैं, कोई आपके साथ चलता है,
आपको राह दिखाता है, कहता देखो उस रास्ते मत जाना, भटक जाओगे, या उधर से जाओगे तो लंबी दूरी है, तुम इधर से जाना, वहाँ तुम्हें ठंडा पानी मिलेगा, वहाँ छाया मिलेगी, सुस्ता लेना। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो मुझे भटका दें और मुझे खाई की तरफ या गलत दिशा में बता दें। तो आपका जीवन इस बात से निर्धारित होता है कि आपको जीवन की राह में कैसे लोग मिलते हैं और वो आपको कौन सी दिशा देते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा आता है। एक व्यक्ति अच्छा खासा प्रतिभाशाली युवक भयानक अपराधी और हत्यारा क्यों बन जाता है? जाहिर है उसकी संगत, उसको जो लोग मिले उन्होंने अपराध की दुनिया उसके सामने चमत्कार की तरह पेश की, और उसी को अगर कोई ऐसे लोग मिल जाते जो उसे दूसरे, हो सकता है वो कोई अच्छा लेखक बन सकता हो, वो अच्छा खिलाड़ी बन सकता था, वो अच्छा अभिनेता बन सकता था, तो उसको तो मैंने ये संदर्भ इसी वक्तव्य में लिखा है कि मेरे जो जीवन में मुझे आज जो मैं हूँ उसमें उन तमाम लोगों की भूमिका है जिन्होंने मुझे कहा कि नहीं ये किताब नहीं, ये किताब पढ़ो, ऐसा नहीं ऐसा लिखो। देखो वो कुरोसावा की फिल्म आई है, उसे देखने जाओ, या MS सत्यू की फिल्म आई है गर्म हवा, उसे जरूर देखना। तो ये बताने वाले लोग हमारे जीवन को निर्धारित। आपके जितने भी उपन्यास है सर, उनमें से कोई एक ऐसा पात्र, एक ऐसा किरदार जो आपके दिल के बहुत करीब रहा हो? कावानाल और देवभूमि डेवलपर्स का जो पुष्कर है नायक, वो मेरे दिल के बहुत करीब है, और उसकी पत्नी का जो पूरा पुष्कर तो कई वास्तविक चरित्रों का एक समुच्चय है, लेकिन जो कविता है उसकी पत्नी वो पूरी तरह काल्पनिक बात है। वो मेरे बहुत दिल के करीब है, क्योंकि बहुत मेच्योर स्त्री के रूप में वो निकल कर आई, और बल्कि वो पुष्कर को जो अनेक बार भ्रमित होता है उसे संभालती है, दिशा देती है, उसे समझाती है कि आंदोलन विफल नहीं होते, आंदोलन की चेतना बहुत दूर तक जाती। तो कविता मेरे दिल के बहुत करीब है पुष्कर। सर मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि रेडियो, रंगमंच और लेखन के माध्यम से आपने हमारी लोक संस्कृति को जीवित रखने का बहुत ही सार्थक काम किया है। इसको आप किस तरीके से, इसकी महत्वता को आप किस तरीके से देखते हैं? असल में ये जो हमारी सांस्कृतिक पहचान होती है, जैसे मैं उत्तराखंड का हूँ तो स्वाभाविक ही मेरा लगाव उत्तराखंड से, और उत्तराखंड से लगाव के बहुत से कारण होते हैं। जब लखनऊ में कोई कार्यक्रम होता है और उसमें झोला या छपेली या गीत गाए जाते हैं तो हम रोमांचित होते हैं, क्योंकि वो हमारी जड़ें हैं। बुंदेलखंड का राही नृत्य देखते हुए मुझे वो बहुत अच्छा तो लगता है, लेकिन वो जुड़ाव महसूस नहीं होता जो मुझे छपेली या झोला देखते हुए। तो जो सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां हैं वो मनुष्य को और हमारी समाज की उस चेतना को आगे ले जाने का काम करती हैं। आप देखिए कि हमने एक दौर में लखनऊ में आखर संस्था बनाकर कुमाऊनी और गढ़वाली में नाटक खेले। कुमाऊनी और गढ़वाली में नाटक नहीं थे तो हमने कहानियों को, हमने हिमांशु जोशी की कगार की आका कुमाऊनी नाटक बनाया, शेखर जोशी की कहानियों के हमने नाटक बनाए, गोविंद वल्लभ पंत की कहानियों के नाटक बनाए, शिवानी की कहानियों के बनाए। तो उन नाटकों को जब हमने खेला और अपनी बोली में खेला, हिंदी में नहीं खेला, तो लखनऊ का जो प्रवासी समाज था वो बहुत रोमांचित हो गया और उसने कहा कि और करिए और करिए। एक एक नाटक के हमने 4-4 दिन लगातार शो किए। क्या होता है कि हमारी सांस्कृतिक जड़ें हमें एक उद्वेलन पैदा करती है, और इससे हम जो काम, जैसे मीडिया का काम है, ऐसे ही सांस्कृतिक जगत का भी काम है। संस्कृति के जरिए मनुष्य को मूल्य देना बहुत आसान है। जैसे आप देखिए कि गिरदा ने उत्तराखंड के लोक गीतों को आंदोलनों में कैसे इस्तेमाल किया। खाली नारे लगाने से वो जोश और लगाव पैदा नहीं होता जो उत्तराखंड के गीत गाने से होता। जो चीज़ कि हम लड़के लेंगे उत्तराखंड गाने से होता है, वो चीज़ खाली नारे लगाने से नहीं होता। तो सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ जो हैं वो बहुत ही सशक्त माध्यम है आंदोलनों के लिए, साहित्य के लिए। साहित्य में भी आप देखिए मेरी कहानियों में और उपन्यासों में आप लोकगीत और लोक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ पाते हैं। आप उसमें गिरदा की रचनाएं पाते हैं, उसमें नरेंद्र सिंह नेगी की रचनाएं पाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मुझे लगता है कि किसी अभिव्यक्ति को सांस्कृतिक माध्यम से और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। बहुत से लोग जो साहित्य नहीं पढ़ते हैं लेकिन वो गीत सुनकर रोमांचित होते हैं, तो वो गीत उन्हें साहित्य की ओर भी ले जाते हैं और आंदोलन की ओर भी ले जाते हैं। सर साहित्य किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में किस तरीके से बदलाव लाता है? साहित्य देखिए क्या होता है,
सार्थक साहित्य जो है, यानी किसी को कुछ देने के सोद्देश्य से लिखा गया साहित्य हमें जीवन को सुंदर बनाने और मूल्यों को समझने की शक्ति देता है। साहित्य के बिना इसीलिए कहा गया है कि हम पशु हैं। संस्कृत में एक श्लोक है ना कि जो साहित्य के बिना हम पशु हैं, क्योंकि साहित्य हमें विवेक जगाता है, अच्छे और बुरे का विवेक जगाता है, समाज को किस दिशा में जानना चाहिए इसका विवेक जगाता है, किसी मुद्दे पर हमें अपनी क्या राय बनानी चाहिए ये साहित्य हमें सिखाता है। साहित्य हमें मनुष्य होना आसान काम नहीं। देखिए इस धरती पर बहुत से जीव जंतु हैं, मनुष्य सबसे ताजा प्राणी है। हमारे जो बैक्टीरिया, जीवाणु, पशु पक्षी ये मनुष्य से बहुत पुराने हैं। मनुष्य ने अपने विवेक के बल पर इस धरती पर राज किया और कोई और दूसरा जानवर नहीं कर पाया, कोई बैक्टीरिया नहीं कर पाया। बैक्टीरिया हम पर हमला करता है तो हम उसे तुरंत बचा लेते हैं। तो मनुष्य के अंदर सिर्फ विवेक के कारण ही ये संभव हो पाया और साहित्य हमें यही विवेक जगाने की ताकत देता है। अब जैसे कि पिथौरागढ़ जिले मूल रूप से आप यहीं के हैं, तो पिथौरागढ़ शहर में पढ़ने लिखने की संस्कृति या जो जागरूक कार्यक्रम हो रहे हैं इसको आप इस नजरिए से देखते हैं? नहीं, इससे तो मैं बहुत उत्साहित और प्रफुल्लित हूँ। मैं पहले भी क्योंकि फेसबुक और दूसरे माध्यमों से आरंभ की गतिविधियों के बारे में जानता था। महेश पुनेठा जी और चिंतामणि और रमेश, ये इन लोगों के संपर्क से मुझे पता चलता था कि पिथौरागढ़ में ऐसा हो रहा है। लेकिन कल जो मैंने साक्षात अनुभव किया वो मुझे बहुत रोमांचित करने वाला है और उम्मीदों से भर देने वाला है। क्योंकि देखिए ये आज के ये साहित्य और संस्कृति विरुद्ध समय लगता है मुझे, क्योंकि सारी जो शक्तियां हैं, राजनीतिक शक्तियों से लेकर के जो दूसरी शक्तियां हैं, वो हमें साहित्य से, संस्कृति से और रचनात्मकता से विमुख करने की ओर लगी। हमें वो भेड़ बनाने पर तुली है राजनीतिक शक्तियां कि उनके पीछे हम आंख बंद कर चलें। तो साहित्य ही हमें सचेत कर सकता है। और जो पिथौरागढ़ में नए लोगों के और खास करके उसमें युवकों का जो योगदान है, क्योंकि युवा हमारी उम्मीदें हैं, तो युवकों ने जो ये अभियान चलाया है आरंभ के नाम से, पठन पाठन, किताबें पढ़ना, उन पर चर्चाएं करना, दीवार पत्रिका निकालना, स्कूलों में जाना, छोटे छोटे कस्बों में पुस्तक मेले लगाना, ये मुझे लगता है कि किसी भी शहर में नहीं हो रहा है आज। इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ साहित्य के गढ़ कहलाते हैं, लेकिन वहाँ 40 लोगों का जुटना बहुत मुश्किल होता है। किताबें पढ़ते हैं लोग, पढ़ते होंगे, लेकिन पता नहीं चलता कोई पढ़ता है कि नहीं चलता है। ऐसी चर्चाएं नहीं होती, एक जमाने में होती। तो पिथौरागढ़ की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियां और जो भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं, उनने मुझे बहुत उम्मीदों से भर दिया है और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो लौ जगाई है ये एक मशाल के रूप में पूरे उत्तराखंड और देश और दुनिया तक जाए। एक दौर था जब माता पिता और दादा दादी बच्चों को गोद में बैठाकर कहानी सुनाते थे या रात को सोते समय कहानी सुनाते थे। आज क्या हो रहा है कि बच्चा रोने लगा तो मोबाइल पकड़ा दो, चुप हो जाएगा। बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो मोबाइल पकड़ा दो, दूध पीने लगेगा। बच्चा उन्हीं चीजों का अनुसरण करता है। ये माता पिता की जिम्मेदारी है कि हम बच्चे को किस दिशा में ले जाते हैं। तो मेरा सबसे ये कहना होता है कि आप कम से कम बच्चों के कुछ समय बिताएं जो मोबाइल विहीन समय है। एक दौर में सब टीवी के सामने बैठे रहते थे, अब टीवी तो चलन कम हो गया, लेकिन सब एक घर में 4 लोग हैं, चारों अपने मोबाइल लिए अलग अलग कोनों में बैठे। तो कुछ समय तो ऐसा हो जब मोबाइल को हम कह दें कि ये मोबाइल विहीन समय है, 1 घंटा, इस समय सब अपने मोबाइल बंद कर दो, बैठकर बात करो, किस्से सुनाओ, कहानी सुनाओ। देखिए हमारे समाज में जो लोकोक्तियाँ, कहानियाँ, किस्से होते थे वो कैसे आते थे? इसी से आते थे ना। दादा ने पिता को सुनाया, पिता ने बेटे को सुनाया, बेटे ने अपने बेटे को सुनाया। तो बातचीत और पढ़ने की संस्कृति वहीं से शुरू करनी चाहिए। तो युवकों में फिर वो एक धारा बन जाएगी। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आरंभ इस दिशा में भी पहल करेगा कि इस शहर के माता पिताओं से अपील करेगा कि वो एक थोड़ा मोबाइल विहीन समय तय करें और उस दौरान अपनी जो भी पढ़ना चाहें वो पढ़ें और सुनाएं। मुझे लगता है सर ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो बच्चों के अंदर रचनात्मकता को खत्म कर दिया है ना, इस मोबाइल के एक्सेसिव यूज में। भाई मोबाइल का भी इस्तेमाल आप कर, जरूरी नहीं आप किताब से पढ़ें। अगर मोबाइल आकर्षित करता है तो मोबाइल में भी तो आप कहानी पढ़ सकते हैं, मोबाइल में भी तो आप नाटक और फिल्म देख सकते हैं। तो मोबाइल को खाली दोष देना या बुरा बताना ही ठीक नहीं, उसका इस्तेमाल क्या है? ये तो एक औजार है, हम इसका कैसा इस्तेमाल करें वो देखने की बात। आशा करती हूँ कि आज की बातचीत बहुत सार्थक रही होगी हमारे दर्शकों के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप लखनऊ से यहाँ आए और अपना इतना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया।
थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका, क्योंकि मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जी।